हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज का हमारा टॉपिक है कोमा या अनकॉन्शियसनेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए डीप स्लीप लाइक स्टेट फ्रॉम विच पेशेंट कैन नॉट बी अराउज्ड। कि जो कोमा है वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो डीप स्लीप की स्टेट के अंदर चला जाता है। जैसे हम डीप स्लीप के अंदर हमें अपने इन्वायरमेंट या अपने आसपास से क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, उसी तरह कोमा भी एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर पेशेंट बेहोश हो जाता है और उसे अपने इन्वायरमेंट या उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। ये कोमा की डेफिनेशन है। फिर हैं कोमा के कोज कि कोमा क्यों होता है। पहला है मेटाबॉलिक कोज, जिसके अंदर है डायबिटीज़। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है उसकी वजह से एल्कोहलिज्म, अगर वह ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का यूज़ करता है। ड्रग इंड्यूस्ड एग्जाम्पल सेडेटिव्स ड्रग्स। जो सेडेटिव्स ड्रग्स होती हैं वो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट उन ड्रग्स को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसकी वजह से भी उसे कोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है। यूरेमिया, अगर उसके यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है या उसकी किडनी है वो अच्छी तरह से प्रॉपर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं करती है तो उसके ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से कोमा राइज हो सकता है। लीवर फेलर, अगर लीवर फेल हो गया हो उसकी वजह से। फिर अगला है ट्रोमा, ब्रेन कॉन्फ्यूजन, अगर ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रखी है, उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो उसकी वजह से भी। हेमेटोमा होता है कि किसी ट्रोमा की वजह से किसी भी स्थान पर ब्लीडिंग होकर वो उसी जगह पर स्किन के नीचे इकट्ठी हो जाए, ब्लड इकट्ठा हो जाए, उसे बोलते हैं। अगर हम ब्रेन के अंदर कोई ट्रोमा हो जाए और वहाँ से ब्लीडिंग होकर वहीं इकट्ठी हो जाए तब भी हमें कोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है। आगे है सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर। इसमें है हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। ये हाइपरटेंशन का एक प्रकार है। हाइपरटेंशन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, उसी हाइपरटेंशन को हम पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन को उसी का एक कॉम्प्लिकेशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। ब्रेन हेमरेज, अगर ब्रेन के अंदर हेमरेज है, ब्लीडिंग हो रखी है, हो रही है या किसी ट्रोमा की वजह से, तो उसकी वजह से भी कोमा अराइज हो सकता है। सीवीए है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, अगर ब्रेन के अंदर कोई चोट वगैरह लग गई हो तो उसकी वजह से भी कोमा अराइज हो सकता है। फिर फिजिकल एजेंट है। फिजिकल एजेंट के अंदर है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया होता है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाए, और हाइपरथर्मिया बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। फिर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाए तो हमें कोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसमें पहला है हाइपो नेट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोक्लेसीमिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर हाइपोनेट्रीमिया है, उसके अंदर तो जो ब्लड के अंदर जो सोडियम का लेवल होता है नॉर्मल, उससे नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। हाइपर कैल्शियमिया के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है कैल्शियम की, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। फिर है इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, अगर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो कोमा अराइज हो सकता है। इंसेफेलेटाइटिस होता है ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी हमें कोमा की कंडीशन दिखाई देती है। फिर है कार्सिनोमा, ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो रखा है, कोई गांठ वगैरह हो रखी है तो उसकी वजह से भी कोमा अराइज हो सकता है। फिर इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसको उसके लिए क्या क्या टेस्ट करेंगे। पहला है स्कल एक्सरे, जो उसका स्कल है उसका हम एक्सरे करेंगे। सेरिब्रल एंजियोग्राम, ये एक टेस्ट होता है जिसके अंदर उसके पेशेंट का जो हेड है, ब्रेन है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं उसके बारे में हम पता लगाते हैं। ईईजी है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ये एक टेस्ट होता है जिसके अंदर भी हम ब्रेन के फंक्शन के बारे में पता लगाते हैं। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसके अंदर हम ब्रेन के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी है या कुछ और प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है उसके बारे में पता लगाते हैं।
फिर मेटाबॉलिक टेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। पहला हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इनका हम टेस्ट करेंगे। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो उसकी आर्टरी हैं उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना है, हम उसको चेक करेंगे। यूरिन यूरिन एनालिसिस, यूरिन का चेकअप करेंगे। कैल्शियम का चेकअप करेंगे। और लंबर पंचर, लंबर पंचर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ से हम फ्लूइड को निकालते हैं और उस फ्लूइड को लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के द्वारा देखते हैं कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रखी है। फिर है एसएस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम पेशेंट का कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है या कितना कॉन्शियस नहीं है। बाई ग्लासगो कोमा स्कोरिंग सिस्टम, ये एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट कितना कॉन्शियस है या नहीं है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, अगर उसकी आंखें खुली हैं तो वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। वर्बल रिस्पॉन्स, हम पेशेंट को बोलते हैं तो हमें वो रिटर्न में कुछ बोलता है या नहीं, उसे कुछ फ़ील होता है या नहीं, आवाज़ सुनाई देती है या नहीं, ये देखते हैं। चेक मोटर रिस्पॉन्स, कि अपनी बॉडी से रिलेटेड वो कोई रिस्पॉन्स करता है नहीं, हाथ-पैरों को हिलाता है नहीं, आँखों को झपकाता है या नहीं, ये सब हम देखते हैं। फिर है नर्सिंग असेसमेंट, कि नर्सिंग असेसमेंट हम अनकॉन्शियस पेशेंट का क्या-क्या करेंगे। पहला है कलेक्शन पेशेंट हिस्ट्री बाय हिज/हर रिलेटिव, पेशेंट के जो भी रिलेटिव हैं उनसे हम उसकी हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कल, पेशेंट की जो स्कल है उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्यूपिल ऑफ आइज बाय ग्लासगो स्केल, जो ग्लासगो स्केल है उसके द्वारा हम उसके जो प्यूपिल हैं आई के, उसका रिस्पॉन्स या वो कैसी मूवमेंट कर रही है उसका चेकअप करेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, वो रेस्पायरेशन कैसा कर रहा है उसके बारे में असेस करेंगे। न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पेशेंट, पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल चेक करेंगे कि वो कितना खाना खा रहा है या नहीं खा रहा, या उसके अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी हो रखी है, ये सब हम असेस करेंगे। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन ऑफ वूअल बॉडी, उसकी वूअल बॉडी का असेसमेंट करेंगे हेड से लेकर फुट तक। चेक दी रेगुलेशन ऑफ बोल एंड ब्लैडर, कि हम वो यूरिन पास आउट कर रहा है या नहीं, स्टूल पास आउट कर रहा है नहीं, इसको उसकी रेगुलेशन के लिए हम उसका चेकअप करेंगे। फिर है नर्सिंग डायग्नोस, हम क्या क्या करेंगे। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एस्पायरेशन, कि हम उसके ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे रेस्पायरेशन के अकॉर्डिंग, वो कितना रेस्पायरेशन कर रहा है, और उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा, वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो रखी है तो उसका असेस करेंगे। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, उसका जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं उसको चेक करेंगे। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस, कि पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में है, कोमा की कंडीशन में है, तो उससे रिलेटेड उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और क्या क्या इंजरी हो सकती हैं, उनको हम उनका असेस करेंगे हम। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, उसके कोमा की कंडीशन की वजह से मोटर फंक्शन है, बॉडी से रिलेटेड जो फंक्शन है वो उनके अंदर इम्पेयर्ड आ रखा, बाधा आ रखी है, तो हम उसको चेक करेंगे। अल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसकी बॉडी को जो रिक्वायर है न्यूट्रिशन की वो पूरी हो रही है या नहीं, उसे कितनी ज़रूरत है उसको हम चेक करेंगे। बोवल इनकॉन्टिनेंस, जो पेशेंट है उसका स्टूल है वो अपने आप पास आउट हो रहा है या नहीं, ये देखेंगे। अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, कि अनकॉन्शियस है पेशेंट तो वो यूरिन कंटिन्यू पास कर रहा है या नहीं। इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, जो स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं, स्किन है वो सूखी सूखी हो गई या नहीं कोमा की कंडीशन में, ये सब उसका हम चेक करेंगे। एंजाइटी ऑफ मेंबर्स, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर कितनी एंजाइटी है, उनकी कैसी कंडीशन हो रखी है उसके बारे में असेस करेंगे। नॉलेज डिफिसिट, कि उनके अंदर किसी नॉलेज की कमी है या उनको कितनी नॉलेज है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में हम असेस करेंगे। फिर है नर्सिंग इंटरवेंशन, कि हम पेशेंट का नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे। पहला है टू मेंटेन रेस्पायरेशन ओ पेशेंट, पेशेंट का जो रेस्पायरेशन है हम उसको मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड साइड लाइंग पोजीशन टू पेशेंट, हम पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम एक साइड करवट लेके बोलना बोलते हैं, वो पोजीशन हमें उसे प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ताकि जो उसका रेस्पायरेशन है वो नॉर्मल रहे। सक्शनिंग, अगर उसके गले में या नोज़ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ फ्लूइड या फोरेजन बॉडी प्रेजेंट है तो
हम उसको निकाल देंगे। एडमिनिस्टर O2, हम पेशेंट को O2 प्रोवाइड करेंगे। फिर दूसरा है टू प्रोमोट टिश्यू परफ्यूजन, को प्रमोट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब्ड किया है आईवी फ्लूइड हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। O2 सप्लाई एज ऑर्डर्ड, पेशेंट को अगर O2 की ज़रूरत है तो हम वो उसे O2 प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जर्व फॉर ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन हो रखी है तो उसके लिए ऑब्जर्व करेंगे, या डिहाइड्रेशन उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रखी है तो उसके लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। फिर है मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है उसको हम नॉर्मल करके रखेंगे। इफ हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, अगर पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो रखा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो रखा है तो हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। एंटीपायरेटिक ड्रग्स शुड बी गिवन, हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटीपायरेटिक ड्रग्स हम पेशेंट को फीवर के लिए देते हैं या उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रखा है तो प्रोवाइड करते हैं। गिव स्पंज बाथ, स्पंज बाथ होता है कि हम कपड़े को गीला करके उसकी बॉडी के ऊपर लगाते हैं। फिर है इफ़ हाइपोथर्मिया, अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो रखा है तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। कवर विद ब्लैंकेट टू पेशेंट, पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करेंगे। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रूम, का जो टेम्परेचर है हम उसको बढ़ा देंगे। इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। प्रिवेंट इंजरी, पेशेंट को हम इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। पुट काल बेल नियर टू दी पेशेंट, पेशेंट के पास हम काल बेल रख देंगे, एक घंटी के जैसा होता है जिससे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो काल बेल को बजा देगा जिससे उसके पास नर्स या डॉक्टर पहुंच जाएगा। प्रोवाइड साइड रेल्स, बेड की साइड में जो साइड रेल्स होती हैं हम वो लगा देंगे ताकि पेशेंट नीचे ना गिरे। प्रोवाइड मोबिलिटी, प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज टू पेशेंट, हम पेशेंट को पेसिव और एक्टिव जो एक्सरसाइज होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सके। मेंटेन न्यूट्रिशन, रिकॉर्ड इनटेक फॉर असेस क्वांटिटी एंड क्वालिटी, हम पेशेंट को देखेंगे कि उसने कितना इनटेक किया है, रिकॉर्ड करेंगे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के। फिर है प्रोवाइड फीडिंग बाई रेल्स ट्यूब अकॉर्डिंग टू डाइट प्लान, और उसके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा देंगे। वो कौन अनकॉन्सियस है, वो माउथ के द्वारा तो कुछ खा नहीं सकता तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा उसे फ्लूड या फूड प्रोवाइड करेंगे। मेंटेन रेगुलर बोवल फंक्शन, इसमें हम इंश्योर एडिकेट फाइबर इन डाइट और ट्यूब फीडिंग, हम पेशेंट को एडिकेट फाइबर प्रदान करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्टूल सॉफ्टनर प्रदान करेंगे ताकि वो स्टूल इजीली पास आउट कर सके। ओके फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कोमा, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।